हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की दूसरी विधि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की दूसरी विधि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कब करते हैं, चलिए समझते हैं। जब किसी एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात दूसरे वाक्य में कही जाती है, तो जिस वाक्य में बातें किसी वाक्य की कही गई है तो उसी वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर। एडजेक्टिव क्लॉज का कब प्रयोग करते हैं, जब किसी एक, हालांकि प्रोनाउन तो नहीं आता, नाउन ही होता है पूर्णतः, लेकिन ऐसा रूल होता है कि नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो आप अपनी भाषा में समझिए कि यदि किसी एक वाक्य में आया हुआ नाउन का जिक्र किसी दूसरे यानी अन्य वाक्य में किया जाए तो जिसमें किया जाएगा उसी वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हुए दो साधारण वाक्यों को या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जोड़ेंगे कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो चलिए समझते हैं पहले। तो थोड़ा लिखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको बता दें, जो नाउन क्लॉज में, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा है, नाउन क्लॉज में जो शब्द प्रयोग किए गए थे, अर्थात जो रिलेटिव है, एडवर्ब है और रिलेटिव प्रोनाउन वाले शब्द होते हैं, अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जितने भी दैट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं शब्द, वो टोटल ही एडजेक्टिव क्लॉज में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हु, विच, whom, whose, where, how, why, that, आदि कर दिए, इसलिए ताकि कोई अगर शब्द छूटा हो तो आप समझ लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट के साथ साथ जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे उनका प्रयोग जैसे नाउन क्लॉज में जितने शब्द थे उसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज में। बस फर्क ये था कि नाउन क्लॉज में क्या रूल था, नाउन क्लॉज में ये रूल था कि यदि किसी वाक्य की बातों को किसी दूसरे वाक्य में स्वीकार या अस्वीकार करते थे तो जिसमें स्वीकार या स्वीकार करते हो तो प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन जिसकी बातें स्वीकार कर उसको बनाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा उसका उल्टा है कि जिसकी बातें जिसमें की जाए, जिसमें की जाएगी उसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके एग्जांपल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, आई सा आ मैन, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, है ना। मैंने एक आदमी को देखा, वह सड़क पर खड़ा हुआ था। तो इस आदमी की बात यानी मैन, है ना, तो इस आदमी का जिक्र किसमें किया गया, ये वाले वाक्य में। किसमें किया गया कि ये वाले वाक्य में, कि वो क्या कर रहा था, सड़क पर खड़ा हुआ था। तो इसकी बातें इसमें की गई है, तो जिसमें किया जाएगा उसी वाक्य को हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बना देंगे। ठीक है, तो इसमें अब एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमें इतने सारे शब्द है, कौन से शब्द को कहाँ जोड़ेंगे, है ना, कब हो लगेगा, कब विच लगेगा, कब होम लगेगा। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। आपको बता दें जब हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और आप एक जगह पढ़ चुके हैं कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब से या रिलेटिव प्रोनाउंस वाले में तीन शब्द का प्रयोग किया गया था, हु, विच और वेयर का, है ना। सेम वैसे ही यहाँ भी रूल फॉलो होता है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा हट के है। जैसे यदि आप हु का प्रयोग करेंगे, जिस वाक्य में आप हु का प्रयोग करेंगे उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा। यदि जिस वाक्य में आप विच का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें कि विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है अभी आपको बता देते हैं। चलिए इसके बाद जैसे होम दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर होज है, होज का मतलब होता है यहाँ पर पॉजेसिव। अगर जिस वाक्य में होज लगेगा वहां से क्या हो जाएगा, पॉसेसिव हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं वेयर है, तो वेयर है का प्रयोग करने से जिस वाक्य में प्रयोग करेंगे उस वाक्य से प्लेस हट जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी प्लेस का प्रोनाउन होगा वो हट जाएगा। यहाँ पर आप यदि हाउ या व्हाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें से रीजन वाले शब्द हट जाते हैं। और जैसे दैट दिया है, तो दैट तो ये के अर्थ में होता है, वो आपको बता देंगे इस होगा। लेकिन मुख्य और मुख्य मेन क्या है, ये यहाँ पर देखिए कि वेन भी होता है ना, तो वेन का मतलब होता है टाइम। तो उस वाक्य में अगर प्रोनाउन क्रम में कोई टाइम का भाव होगा तो वहां से टाइम हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे उस वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी जैसे होगा भावानुसार वो हट जाएंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर जो भी शब्द का प्रयोग होने से जो हटेगा उसका, जैसे मान लीजिए हु का प्रयोग कर देने से सब्जेक्ट हटेगा ना, जिस वाक्य में हु प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट हटेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट का नाउन उसके ठीक पहले होना चाहिए। इसका मतलब ये है। अगर इतना नहीं, और ये बातें हमने आपको कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब और प्रोनाउंस वाले में बताए थे। ठीक है, इसके पहले इन सभी का नाउन होना जरूरी है, यदि नाउन नहीं है तो ये गलत है। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आयशा आमैन, अब ध्यान से समझना। मैंने एक आदमी देखा, वाह वाह का मतलब आदमी, ठीक है, वहां सड़क पर खड़ा हुआ था, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब इसका जब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, आयशा आमैन। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाक्य में आया हुआ देखिए जो नाउन मैन है, किसकी बातें की जा रही, मैन की बातें की जा रही। तो आपको एक चीज क्लियर कर दें कि हु और होम दो ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानव मात्र के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। तो आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि एक वाक्य में अपनी भाषा में जब तक नहीं समझेंगे, अपने तरीके से जब तक नहीं समझेंगे, रूल का जितना पढ़ा दें वो आपको उतना बेहतर नहीं समझ में आएगी जितना आप अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपको बार बार ये कहते हैं कि वीडियो दौड़ा दौड़ा के मत देखिएगा। यदि आपको बेहतर है और बेस्ट पढ़ना है तो आप एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को ना दौड़ाते हुए पढ़ना है। चलिए अपनी भाषा में कैसे समझना, जैसे किसी एक वाक्य में आया हुआ नाउन अगले वाक्य में किस जगह पे है, अर्थात किस रूप में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो मानव, मैन मानव मात्र है, तो ये किस जगह, सबसे पहले ये समझेंगे लगेगा क्या, तो किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट। तो जगह के साथ साथ ये भी ध्यान देना कि किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में यदि होगा तो दो वर्ड का प्रयोग होता है, एक हु और एक विच। तो यहाँ पे देखिए अगर मानव मात्र होगा तो हम काहे का प्रयोग करेंगे, होगा। काहे का प्रयोग करेंगे, होगा। इसका मतलब ही की जगह पे काहे का प्रयोग हो गया, होगा। क्यों, क्योंकि हु का प्रयोग कर देने पर वो जिस वाक्य में हम हु का प्रयोग करेंगे उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, हट गया। ठीक है, और बाकी इसके बाद जो भी शेष शब्द बचते हैं उसको हूबहू उसी तरह उतार लेते हैं, अर्थात उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इतना आप करने के बाद नहीं बल्कि करते हुए चेक करोगे कि जिसके लिए हमने हु का प्रयोग किया है वह शब्द का, यानी उस शब्द का नाउन उसके ठीक पहले है कि नहीं है। यदि है तब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग फॉलो होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने क्या समझा अपनी भाषा में, यदि किसी वाक्य में आया हुआ नाउन अगले वाक्य में हमें यह चेक करना है कि वो किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में कि ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जिस रूप में होगा उसी शब्द को उठा के, ये देखिए इसलिए हमने साइड में ये लिखकर बता दिया है ना। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, हु और बीच में कोई एक। तो हमने ये देखा कि हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग मानव मात्र के लिए होता है, और हिज का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। ये आप राइट भी कर सकते हैं, नोट ग्रुप में लिख भी सकते हैं। ठीक है, विच का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, लेकिन हु और होम का प्रयोग, यानी हु का ऑब्जेक्ट का, तो हम हु और होम का प्रयोग मानव मात्र के लिए ही किया जाता है, उसका पॉजिटिव हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं।
आई गेव हिम आ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वाज वेरी वेरी चीप, यानी बहुत सस्ता था। तो यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने उसको कैमरा दिया और देखो कैमरा का ही जिक्र है। तो एक चीज ध्यान देना, कभी कभी भ्रमित करने के लिए उसका प्रोनाउन न देकर, जबकि इसका प्रोनाउन देता तो ईड करके देता, लेकिन ना देकर वो नाउन ही लिख दिया। फिर भी आपको यह समझना है क्या अपनी भाषा में कि किसी एक वाक्य में आया हुआ नाउन अगले वाक्य में किस रूप में है, अर्थात किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में कि पॉजेसिव केस में है ना। तो आप देख रहे हैं कि कैमरा जो अगले वाक्य में है वो सब्जेक्टिव केस में है। तो इसका मतलब हु और विच में से कोई एक शब्द पकड़ेंगे। तो आपको ये हमने बार बार बताने का प्रयास किया कि जितने सारे शब्द इनमें से कौन सा शब्द का सही इस्तेमाल करें, तो इसलिए हमने उसको साइड में लिख दिया और यही बताने का प्रयास करें और समझने का भी आप प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको बार बार ये कह रहे हैं रूल को मारो गोली, आप यहाँ पे आप अपनी भाषा में समझो, ठीक है। क्या कि कैमरा, यहाँ देख रहे आई गिव हिम अ कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। तो ये जिसका किसका जिक्र किया जा रहा है, कैमरा सस्ता, तो किसका जिक्र किया है भाई, इस वाले वाक्य में जो कैमरा शब्द आया उसी का तो जिक्र किया जा रहा है। बहुत सस्ता है, मैं तो सस्ता नहीं, है ना, या तो हिमवत नहीं सस्ता, यहाँ पे इसकी बातें की जा रही। ये रूलानुसार यानी कहने वाला नियमानुसार क्या है, यही बताया कि किसी एक वाक्य का अगर जिक्र यानी बात कोई भी कही जाती है जिस वाक्य में, तो उसी वाक्य को हमें एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। लेकिन कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम अपनी भाषा में ऐसे समझते हैं, ठीक है। यदि एक वाक्य में आया हुआ नाउन, तो हमें ये देखना है, किसी भी वाक्य में आए हुए नाम तो हमें ये देखना कि अगले वाक्य में जहां उसकी बातें हो रही है वो वहां पर किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में कि पॉजेसिव केस में। तो हमने देखा कि ये सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। इसलिए यहाँ पे हु और विच में से कोई एक। तो अभी आपको हमने बताया कि हु मानव मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है और विच सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बोलो यहाँ पे किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह पे है तो इसके लिए हम काहे का इस्तेमाल करेंगे, विच का, ठीक है। अपनी भाषा में यह भी समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग होने से ये सारी चीजें हटती हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो चीजें होती है उसकी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वो विच है ना। चलिए, तो यहाँ पे विच का प्रयोग हो जाएगा, ये कैमरा जगह का प्रयोग होगा, विच का। क्यों, क्योंकि कैमरा निर्जीव है ना। तो आप यहाँ पे सजीव पाएंगे या फिर निर्जीव पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना क्या कि हु मानव मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है बस, और बाकी सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो चाहे बकरी हो चिड़िया हो गधा हो कुछ भी हो, वहां पे हु का प्रयोग नहीं करना, का प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना, ठीक है, याद रखना। अगला एग्जांपल समझते हैं। तो समझने से पहले देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना, विच का प्रयोग किया लेकिन इससे पहले इसका नाउन है कि नहीं है, अगर है तब तो ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई। तो आदमी पकड़ा गया, तो यहाँ पे देखिए किसने मेरी घड़ी चुराई, वाह वाह का मतलब आदमी, देख रहे हो ना। तो इस आदमी का जिक्र अगले वाक्य में किस जगह किया गया है, अर्थात किस रूप में किया गया, सब्जेक्टिव केस में। तो इसके मतलब कौन से शब्द पकड़ेंगे, विच या वो, दो शब्द है तो दोनों में कौन से पकड़ेंगे, मानव मात्र, इसलिए कहा का प्रयोग करेंगे, विच के की हो का, होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम द मैन वाच कार्ड लिखने के बाद हु स्टोल माई वॉच कर दे, थोड़ा कल्पना करिए कि हमने यहाँ पे हु लिख दिया, है ना, ही हट गया। अब बोलो इसका प्रोनाउन इसके ठीक पहले है क्या, नहीं है ना। इसका प्रोनाउन, इसका सॉरी, इसका नाउन इसके ठीक पहले है क्या, नहीं है ना। तो कहाँ पे है इसका नाउन, ये कहाँ पे इसका नाउन है, ये। तो इसका मतलब हु स्टोल माई वॉच पूरा क्या करेंगे, उठा लाएंगे यहाँ पे। समझ में आई बात है। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, जैसे क्यों यहाँ पे लिख देते थे इनको, क्योंकि इसके पहले ठीक नाउन होता था इसलिए सही था। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि यहाँ पर इसका नाउन नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम इसको जोड़कर छोड़ देते तो गलत माना जाएगा। आपको यहाँ पे हो का प्रयोग करते इस पूरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बना लेना है। बनाने के बाद ये देखना है कि जिस शब्द का प्रयोग जिसकी जगह पे किया गया है उसका
नाउन कहाँ है, तो जहां नाउन होगा वहां उसी के बगल में हम ले जाके पूरा वाक्य लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस शब्द को इधर उधर नहीं करेंगे। जैसे कंपाउंड वाले में हमने रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउंस वाले में आपको थोड़ा सा बताया था, है ना, कि जब यहाँ पर कोई शब्द नहीं मिला तो इसको इधर उधर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें दावत दिया, हमने कार्ड नहीं देखा, हम पूरी फैमिली के साथ आपके घर पहुंच गए। जब आपके घर पहुंचे तो पता चला कि घर पे शादी नहीं हो रही, कहाँ हो रही, गेस्ट हाउस में। तो हम क्या करेंगे, फैमिली सहित लेकर, या तो है ना कि यहाँ पे घर, तो पूरी फैमिली सहित लेकर कहाँ जाएंगे, गेस्ट हाउस। अब समझ में आ गया, चलिए। तो द मैन हु स्टोल माई वॉच, अब इसके बाद यहाँ पे होगा वाज काट। ठीक है, तो ध्यान देना, जिस शब्द को जिसके जगह पे करेंगे उसका नाउन उसके ठीक पहले होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो विधि है एडजेक्टिव क्लॉज का, इसका यही रूल है। ठीक है, यानी उसकी विशेषता, यानी वह आदमी जो मेरी घड़ी चुराया था पकड़ा गया। ठीक है, बेस्ट यही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखना, इधर नहीं ला सकते शब्द को यहाँ पे। तो अब ये बात क्लियर कि जिस शब्द का जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे उसका नाउन उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, उसके ठीक पहले वह नाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इसके लिए हमने प्रयोग किया हूँ, इसका नाउन देखो इसके ठीक पहले है। हमने यहाँ पर देखिए कैमरा के लिए यहाँ पे विच का प्रयोग किया, तो द कैमरा का नाउन इसके ठीक पहले है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, मैंने का जो सब्जेक्टिव केस में यहाँ दूसरे वाक्य में था, इसके लिए हमने हु का प्रयोग किया, तो इसका नाउन इसके पहले होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए पूरा वाक्य उठा लाकर यहाँ पे रख दिया गया। तो आपको इसी तरह ही करना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स से समझते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। दिया क्या है, द मैन वाज वेरी डेंजरस और वी सॉ हिम इन द ट्रेन। अब कैसे समझेंगे भाई, थोड़ा बहुत हिंदी तो आना ही चाहिए, है ना। ये बात तो बार बार कहते चले आ रहे हैं, हिंदी सिंथेसिस में आपको जब तक नहीं आती है ना, थोड़ा बहुत तो समझ। तो आदमी बहुत खतरनाक था, वी सॉ हिम इन द ट्रेन, हमने उसे ट्रेन में देखा। किसे देखा, उसे ट्रेन में, किसे, आदमी को। कौन, जो बहुत खतरनाक था। तो इसका मतलब आदमी खतरनाक था, हम लोगों ने उसे ट्रेन में देखा, उसे मतलब आदमी को। गौर से देखना, तो इस वाक्य में आया हुआ नाउन दमन जो शब्द है, अगले यानी जहां उसकी बातें की जा रही हैं, तो वहां पर देखिए ये किस रूप में है, सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है कि पॉजिटिव केस में। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव केस में तो आप इधर देखिए पूरे वर्ड में सिर्फ दो ही वर्ड है, एक विच है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है ना। जैसे अभी आपने हो और विच को देखा कि सब्जेक्ट की जगह, यानी कोई नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में होता था तो हम हो और विच में से कोई एक प्रयोग करते थे। अभी आपने ये इसके पहले 3 एग्जाम्पल में आपने यही देखा। ठीक है, तो वहां पर आपने ये देखा, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसका जिक्र किस रूप में किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। अपनी भाषा में समझो कि इसका जिक्र ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, विच और whom। भाई विच अगर निर्जीव या सजीव होते तो विच का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे मानव मात्र, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, होम का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए विच भी आता है, सब्जेक्ट के लिए भी होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। कभी कभी क्या होता है, आप ऐड करके दे देता है, तो वहां पे आप विच का भी प्रयोग यहाँ हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में मिल सकता है। ठीक, मतलब आपको अपनी भाषा में समझना है कि किसी भी नाउन का जिक्र किस रूप में किया जा रहा है, अगले बात सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की वजह से। ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में होगा तो हो विच का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा तभी आपको बताया ना कि यहाँ पे पूरा लिख दिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर प्रयोग होगा तो होम और विच का प्रयोग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए समझते हैं, तो यहाँ पे आदमी का जिक्र यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया, तो इसका मतलब हम काहे से जोड़ेंगे, होम से। 100% होम से ही जुड़ेगा। और यही बातें जो है बच्चे नहीं समझ पाते, चाहे जितना पढ़ा दिया जाए
किताबी भाषा में चाहे जितना पढ़ा दिया जाए आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन में रहेंगे कि कब इसको कब इसको कब इसको कब इसको कब जोड़ेंगे, इन सारे शब्दों में से किसका उचित प्रयोग होगा। इसलिए आपको ये इतना थोड़ा साइड में लिख के, हालांकि हमारे पास इतनी व्यवस्था तो नहीं है, जितना भी है उतने में आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप तो जरूर समझ में आता होगा, ऐसे ही हम आशा करते हैं, ठीक है। चलिए, यदि आप वीडियो नहीं दौड़ा के देखते हैं, बेहतर देखते हैं, है ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए मैन शब्द का, यानी जो मैन शब्द है, जो नाउन है, इसका जिक्र अगले वाक्य में, यानी जहाँ जिक्र हो रहा है, आपको अपनी भाषा में समझना, जहाँ जिक्र हो रहा है वहां पर ये किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप। तो कौन से वर्ड को पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, विच का भी पकड़ सकते हैं और होम को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ठीक इसके पहले हमने आपको बताया कि हु और होम दो वर्ड ऐसे जो मानव मात्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और विच का प्रयोग सजीव हो या फिर निर्जीव हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होम का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग, होम का। हमने होम का प्रयोग कर दिया, कल्पना करो कि होम वी सा, और जिसका प्रयोग हुआ जिसके लिए, वह शब्द क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इस बात को भी ध्यान देना। तो कल्पना करो कि होम वी सा इन द ट्रेन बन गया, लेकिन जिसके लिए होम प्रयोग किया गया इसका नाउन यहाँ पर है नहीं है। तो कहाँ पे है, या इसका मतलब पूरे वाक्य को बनाते हुए लाकर कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो हो जाएगा द मैंने होम वी, अब इसका मतलब है ना कि वी हटा देंगे, याद रखना, होम लगेगा तो जिस वाक्य में होम लगेगा उस वाक्य का ऑब्जेक्ट हटेगा, और वह ऑब्जेक्ट हटेगा जिसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पे सा इन द ट्रेन, फिर यहाँ पे देखिए हमने पूरा बनाते हुए लिख दिया यार, जब लिख दिया तो क्या हो गया, है ना, समझ सकते हो, वाज वेरी डेंजरस। समझ में आई बातें। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि किसी एक वाक्य में आया हुआ नाउन अगले वाक्य में, यानी जहां जिक्र उसका हो रहा है वहां पर वो सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में कि पाजेसिव, ठीक है। अगर इतनी बातें आप समझ गए तो हो विच होम होज को परफेक्टली आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलतियां नहीं होगी। बाकी और आगे के शब्द अगले एग्जांपल से बता देते हैं। चलिए, ही इज राम, हाँ वह राम है, हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखना किसका जिक्र किया गया, वह राम है, राम है ना। और यहाँ पे देखिए राम है जो शब्द है, जो नाउन है, उसका जिक्र है उसके पिताजी, इसका मतलब किसके पिताजी, राम के पिताजी, है ना। तो यहाँ पे देखिए राम को किस रूप में, अभी इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, किस रूप में, मतलब किस केस, सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की, पॉजिटिव, बार बार यही कहते चले आ रहे हैं कि आपको यही ध्यान देना, किसी नाउन या प्रोनाउन, सॉरी, किसी नाउन का जिक्र यदि अगले वाक्य में अर्थात जिस वाक्य में किया जा रहा है वहां पर वो किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है तो हो और विच में से कोई एक लगाना, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो विच और होम में से कोई एक लगाना, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस रूप में है, यहाँ पे भले आप देख रहे हैं, भले ही ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन किस रूप में है, तो स्थान नहीं बल्कि रूप देखना है कि सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव कि पॉजेसिव, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ क्या है, पॉजेसिव के रूप में है, किस रूप में है, पॉजेसिव के रूप में। तो आप ध्यान देंगे पॉजेसिव के रूप में है तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव, बताए थे ना अभी, है ना। तो पॉजेसिव के रूप में है तो क्या करेंगे, हुज, क्या प्रयोग करेंगे, हुज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही इज राम हुज। अगर हुज शब्द प्रयोग हुआ तो किसके लिए हुआ, पॉजेसिव के लिए, इसका मतलब हुज का प्रयोग कर रहे तो वाक्य क्या हट जाएगा, पॉजेसिव हट जाएगा, हट जाएगा ना, इसका मतलब हिज क्या हो गया, हट गया, तो बचा क्या, FATHER, फादर इज अ डॉक्टर। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कब से क्या बताना चाहता हूँ, ये आपको समझना है, और कितने क्वेश्चन बताया हूं इससे नहीं मतलब, मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि एक वाक्य में कोई भी नाउन का जिक्र
यदि एक वाक्य में आए हुए किसी भी नाउन का जिक्र यदि अगले वाक्य में किया जा रहा है तो आपको यह ध्यान देना है कि अगले वाक्य में इस नाउन का जो रूप है अर्थात सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव की पॉजेसिव किस रूप में है। तो अगर आप ये बेहतर समझ लेते हैं तो उसके लिए ये जो मैंने साइड में बताया इस बात को याद रखना। अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हु विच प्रयोग करना, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो विच और हुम दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हो। पॉजिटिव के रूप में है तो हुज का प्रयोग कर सकते हो। बाकी प्लेस और जो रीजन है, टाइम है, ये मैं अगले एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देना कि हु और हुम मानव मात्र के लिए होता है, बाकी विच का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव के लिए करते हो, चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल अब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। और आई वाज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में यहाँ, है ना, मुझे बचपन में यहाँ पढ़ाया जाता था। मुझे बचपन में यहाँ पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पर देखिए काहे का बोध हो रहा है, यह स्कूल है, मुझे बचपन में यहाँ पढ़ाया जाता था। तो हेयर या देयर शब्द आता तो इतने से समझ लो कि स्थान का बोध हो रहा है। कह का बोध हो रहा, स्थान का। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से समझो, ठीक है, बोध हो रहा है या नहीं हो रहा, अपनी भाषा में समझो कि दिस इज द स्कूल, स्कूल, इसका जिक्र देखो, बोले यहाँ स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, यहाँ बचपन में मुझे पढ़ाया जाता, कहाँ, स्कूल में। तो देखो स्कूल शब्द का प्रोनाउन कहाँ है, हेयर के रूप में। किस रूप में, हेयर। तो आपको बता दे प्लेस हेयर या देयर के रूप में होता है तो वो प्लेस का ही भाव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम काहे का प्रयोग करेंगे, वेयर का। यदि स्थान का बोध होगा तो हम है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये नाउन है स्कूल शब्द, इसको किस रूप में, स्थान के रूप में, यानी हेयर और देयर होगा तो किस रूप में है, स्थान के रूप में। अब यहाँ मत समझ लेना कि ये सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पॉजेसिव, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जो नाउन आप देख रहे हैं, जैसे मैन है ना, ये है। तो जिसका प्रोनाउन बनता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई है, वी है ना, यू है, ही है, सी है, इट दे, जो भी होता है उसका जो केसेस है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वहां पे आपको ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना सिर्फ क्या कि दिस इज द स्कूल। तो स्कूल देखिए, यहाँ स्कूल है तो यहाँ पे काहे का बोध हो रहा, स्थान का बोध हो रहा, कुल मिला काहे का बोध हो रहा, स्थान का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल। और बार बार यही कहते हैं कि जिसका प्रयोग, तो यहाँ पे देखिए हेयर, हेयर या देयर होगा, स्थान का बोध होता है तो काय का प्रयोग करेंगे, वेयर का। काय का प्रयोग, वेयर का। वेयर का प्रयोग कर दिया, और बाकी शब्द जैसे है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, है ना, उसी तरह लिख लेंगे। लेकिन जिसके लिए प्रयोग किया गया वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसका नाउन ठीक उसके पहले होना चाहिए। बार बार यही कह रहे हैं, जिसके लिए प्रयोग किया गया वो हट जाएगा, उसका नाउन ठीक उसके पहले होना चाहिए। जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो हट जाएगा, लेकिन उसका जो है नाउन उसके ठीक पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टॉट है, हेयर हट जाएगा, इन माई चाइल्ड हुड, ठीक। अगला एग्जांपल देखिएगा, दिया है, माय फादर वेलकम फ्रॉम दिल्ली, है ना, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डोंट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं समय नहीं जानता, तो इस टाइम का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा, दिया नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी 5 बजे तक आएंगे, 2 बजे तक आएंगे, तो इस टाइम का कोई न कोई प्रोनाउन यहाँ पे, है ना, नाउन के रूप में होता है या प्रोनाउन के रूप में होता है। तो मतलब इसका जिक्र कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे। इसका जिक्र, इसका टाइम का जिक्र कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब पहले कौन सा वाक्य को लिखेंगे, ये वाले वाक्य, ठीक है। आई डू नॉट नो द टाइम। अब ध्यान से देखना एक चीज, काहे का बोध हो रहा है, टाइम का। अगर टाइम का बोध हो रहा है ना, दिल्ली से आएंगे, है ना, तो यहाँ दिया आई डोंट नो द टाइम, तो टाइम का बोध हो रहा है। तो जब टाइम का बोध होगा तो काहे का प्रयोग करेंगे, व्हेन, ठीक है। और व्हेन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम हट जाए, क्यों, क्योंकि इसमें आया हुआ जो द टाइम शब्द है वो नाउन के रूप में है, और इस नाउन का जिक्र इसमें किया जा रहा, थोड़ा ये उल्टा लिखा है ना, ये सीधा लिखा तो समझ में आता आपको।
तो इस नाउन का जैसे जिक्र यहाँ किया गया उसी तरह इस नाउन का जिक्र यहाँ किया गया, लेकिन इसका यहाँ प्रोनाउन नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कुछ दिया होता तो उसको हटा देते। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन के बाद माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। क्लियर। इसी तरीके से आपको जो है जितने भी एक्सरसाइज है करने का प्रयास करना। यदि कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो उस क्वेश्चन को कमेंट करिए, उसका आंसर देने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। यदि हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।